हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की PT 365 फॉर द ईयर 2021 जो कि सोशल इश्यूज के लिए उसे कंटिन्यू करते हुए आज इसके पार्ट 6 आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। पहले टॉपिक बोलता है मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। जानते हैं ये स्लेवरी वाली बात आखिरकार न्यूज में क्यों रही है। देखिए, न्यूज में रहने का कारण ये है कि एक रिपोर्ट जिसका टाइटल स्टैग्ड ऑड्स था। क्या टाइटल था? स्टैग्ड ऑड्स। उसके हिसाब से 1 in every 130 फीमेल्स ग्लोबली इज लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी। मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से करीब 130 में से एक औरत पूरे ही वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि 130 में से एक औरत जो है वो मॉडर्न स्लेवरी के अंदर रह रही है। अब ये नया टर्म मॉडर्न स्लेवरी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है। मतलब कोई मॉडर्न स्लेवरी की ऐसी डेफिनेशन नहीं है जिसे हर जगह एक्सेप्ट किया गया, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। या आप कह लो कि भाई मॉडर्न स्लेवरी कह लो या कंटेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ स्लेवरी कह लो, मतलब जो इस समय जो गुलामियत चल रही होगी। तो एसेंशियली आप ये कह सकते हो कि रिफर करती है ऐसी सिचुएशन of exploitation that persons cannot refuse or leave because of threats, violence, coercion, deception और abuse of power। कि मतलब ऐसी सिचुएशन यहाँ पे जब इंसान को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और वो मना नहीं कर सकता, वो भाग नहीं सकता, वो छोड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको धमका रखा है या उसको पीटम पार्टी मचा रखी है, ज़बरदस्ती रखा है या कुछ अपनी पावर का यूज़ करके उसको रखा हुआ है। समझ गए? तो मतलब एक तरीके से गुलामियत करिए, प्रेशर में करिए। मॉडर्न स्लेवरी यहाँ आपके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, फोर्स लेबर, बधवा मजदूर टाइप का, बॉन्डेज लेबर जिसे कहते हैं, बॉन्डेड लेबर जिसे कहते हैं, डेप्थ बॉन्डेज हो सकता है कि भाई लोन वगैरह ले ले, जबरदस्ती मेरा काम करो। डिसेंट बेव स्लेवरी हो गई, मतलब लोगों को मान लीजिए एक प्रॉपर्टी के तौर पर डील करा जाता है, उनके गुलाम मतलब स्लेव का स्टेटस देते हैं, है ना। तो ये जो इनका स्लेव स्टेटस वॉज पास डाउन द पेरेंटल लाइन के, मतलब ये उनके गुलाम थे, ठीक है। तो भैया ये उनका जो बेटा होगा वो भी यहीं काम करेगा, बेटा उसका बेटा होगा वो भी काम करेगा, या जो भी होगा इनकी पूरी की पूरी सब कुछ यहीं हमारे खानदान के लिए काम करेगी। तो ये डिसेंट बेस्ड स्लेवरी बोलते हैं। फिर स्लेवरी ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें कि आपका चाइल्ड ट्रैफिकिंग आती है, चाइल्ड सोल्जर्स वगैरह आते हैं, और फोर्स और अर्ली मैरिज, ये सारा का सारा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है टैकल करने के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है दी है, पैसा वगैरह दिया है स्टेट की गवर्नमेंट्स को, राज्य की सरकारों को, यहाँ पे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाने के लिए। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव प्रोविजन की बात करें तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 ये एक प्रीमियर लेजिस्लेशन है प्रिवेंट करने के लिए ट्रैफिकिंग को, कमर्शियल सोशल एक्सप्लॉयटेशन के लिए। मतलब यहाँ ना हो कि भैया इनको जो है बेचम खरीदा जा सके इनको पैसे वगैरह लेने के लिए। साथ में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का प्यारे बच्चे जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स देता है, ताकि जो भी देखिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, जैसे कि ट्रैफिकिंग बच्चों की होती है, इधर से उधर बेचे वगैरह जाते हैं, तो इसको रोकता है, इस पर रोक लगाता है, इस पर कैसे इसको रोक सकते हैं, इसलिए ये बना है। तीसरी बात, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये पॉक्सो एक्ट जो है 2012 का, और कुछ दूसरे स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जैसे कि आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 वाला, फिर आपका बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोल्यूशन एक्ट 1976 वाला। तो ये सारे के सारे ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है हमारे देश के अंदर। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं कुछ इसके लिए, जैसे कि इंडिया ने रेटिफाई करा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को, रेटिफाई करा है इंडिया ने, और which has as one of its protocol prevention, suppression and punishment of trafficking in persons, particularly women and children, जिसके अंदर एक यहाँ पे प्रोटोकॉल है कि प्रिवेंशन करें, सप्रेशन करें, मतलब रोकें, पनिशमेंट दें अगर ट्रैफिकिंग होती है लोगों की, स्पेशली औरतें या बच्चों की, ठीक है। और आखिरी में इंडिया ने रेटिफाई करा है सार कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग इन विमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रोस्टिट्यूशन, तो इसको भी यहाँ पे इंडिया ने रेटिफाई करा है। तो ये कुछ बात हो गई यहाँ पे, और ये कुछ बात हो गई हमारी स्लेवरी की भी। अब यहाँ बात आती है मॉडर्न स्लेवरी हमारे इंडिया के अंदर क्या हाल चल रहा है, क्या हाल नहीं चल रहा है, वो आपको मैं बताना चाहूँगी। देखिए, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स ने रिपोर्ट करा है कि यहाँ पे करीब
8 मिलियन लोग जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी में जी रहे हैं आपके इंडिया में ही, जिसमें कि 6.10 एक हजार में से 6.10 मतलब यहाँ पे 6.10 जो है माना जा रहा है जो पॉपुलेशन का है ये मॉडर्न स्लेवरी में रह रहा है, और जिसमें कि 55.49 जो लोग हैं हर 100 में से, ठीक है, ये वल्नरेबल है मॉडर्न स्लेवरी को, मतलब इनको रिस्क है कि मॉडर्न स्लेवरी में ना आ जाएं, और इसको रिलीज करा गया है बाय वॉक फ्री। समझे, ये मॉडर्न स्लेवरी का जो ये इंडेक्स है ये रिपोर्ट करिएगा, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, याद करिएगा, वॉक फ्री के द्वारा की जाती है ये, ठीक है। अब बात आती है, चलिए हमने ये तो देख लिया, लेकिन इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस मॉडर्न स्लेवरी को लेके। देखिए इंडिया ने क्रिमिनलाइज करा है ज़्यादातर जो मॉडर्न स्लेवरी के फॉर्म्स हैं, जैसे कि ट्रैफिकिंग हो गई, स्लेवरी हो गई, फोर्स लेबर हो गया, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया। तो अपने पिनल कोड में इन्होंने सबको पिनलाइज करा है, सबको क्रिमिनलाइज करा है कि कुछ भी है तो आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के हिसाब से देखिए यहाँ बच्चों को सब प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ पे कोई अभी की बात करें कोई ऐसा लॉ नहीं है जो बच्चों का यूज़ आम कन्फ्लिक्ट में ना हो इसे क्रिमिनलाइज करता हो, मतलब अगर बच्चों का यूज़ यहाँ पे आर्म कन्फ्लिक्ट में है तो ऐसा कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इस चीज़ को क्रिमिनलाइज करता हो हमारे देश के अंदर, याद रखिएगा इस बात को। उसके साथ उज्ज्वला एंड स्वधार स्कीम्स जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इनिशिएट करा है, ये किस लिए है, रन शेल्टर एंड रिहैबिलिटेशन सर्विसेज फॉर रेस्क्यूड वुमेन, ठीक है, जो औरतें बेचारी फंस गई हैं अब उनको निकाला गया है उस जाल से, तो ऐसी औरतों को कहीं पे प्रॉपर तरीके से रीसेटल करा जाए और उनका भाई उनको शेल्टर दिया जाए, कहीं उनको एक छत मिले। साथ में 2016 में जो सरकार है इन्होंने कुछ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर्स को भी यहाँ पे अडॉप्ट करा, जो रिकॉग्नाइज करती है कि जो भी ज़रूरतें हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की आपकी जो कि आपकी ट्रैप्ड है इन द बॉन्डेड लेबर एंड प्रोवाइड कैश कंपनसेशन, ठीक है, यहाँ पे भाई जो भी कैश कंपनसेशन वगैरह इनको प्रोवाइड करने की बात भी करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने रेटिफाई करे हैं दो, मतलब 2 कोर आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन को 2017 में, एक तो है आपका 138 नंबर का ऑन मिनिमम एज टू एम्प्लॉयमेंट एंड एक दूसरा है 182 का ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। जैसे आपको पता है ये भी न्यूज़ में था, हमने शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो इसका आईएलओ का जो कन्वेंशन नंबर आपका ये 182 है, इसे इसकी सारी आईएलओ की मेंबर कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है, पहला ऐसा कन्वेंशन बन गया है। खैर तो ये सब हमने सारी की सारी बात करी मॉडर्न स्लेवरी के बारे में। नेक्स्ट जो हम बातें करने जा रहे हैं वो करेंगे बॉन्डेड लेबर के बारे में। जानते हैं क्या है, देखिए सबसे पहले न्यूज़ में क्यों रहा है समझिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से कि आप कुछ गाइडलाइंस बना के हमें दो फॉर प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ बॉन्डेड लेबर, ताकि यहाँ पे उन गाइडलाइंस के थ्रू क्या करा जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, रिहैबिलिटेशन मतलब रीसेटलमेंट किया जाए जो भी बॉन्डेड लेबर के जो भी विक्टिम्स हैं जो बेचारे इससे झेले हुए हैं। आइए डिटेल्स की बात करते हैं। देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करता है फोर्स्ड या फिर कंपलसरी लेबर को, क्या कहता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कि ये सारे तरीका ऐसा काम या ऐसे सर्विस जो कि किसी इंसान से ली जा रही है उसे डरा के, है ना, कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इतना तुमसे पैसा ले लेंगे, और जो है बंदा अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा है जिस चीज़ को, ठीक है, जिसे डरा धमका के रख के काम करवा रहे हैं। बॉन्डेड लेबर एक तरीके का फोर्स लेबर होता है, बदवा मजूर है, काम करवा रहे हैं, और बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट करा गया है आर्टिकल नंबर 21 और 23 के अंदर, बॉन्डेड लेबर अबोलिशन एक्ट 1976 वाला जो है उसके अंदर। अब देखिए बॉन्डेड लेबर अबोल्यूशन बॉन्डेड लेबर जो अबोल्यूशन एक्ट है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म में BLSA बोलते हैं, बॉन्डेड लेबर अबोल्यूशन एक्ट जो है इसे सपोर्ट करा जाता है कुछ दूसरे लॉज के थ्रू भी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोल्यूशन एक्ट जो कि 1970 का है, फिर साथ में इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट जो कि 1979 का है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो कि 1948 का है। ये सारे जो लॉज हैं ये सब भी या ये सारे एक्ट भी सपोर्ट करते हैं इस BLSA को। साथ में ये जो बॉन्डेड लेबर अबोल्यूशन एक्ट है ये अबोल्यूशन के लिए कहता है कि मतलब बॉन्डेड लेबर सिस्टम को एकदम खत्म किया जाए और इकोनॉमिक और फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन किसी भी तरह का, जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनके किसी भी तरीके से इकोनॉमिक ना ही फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके। इसे इम्प्लीमेंट करा जाता है कंसर्न स्टेट की जो गवर्नमेंट है या यूनियन टेरिटरी की है उसके द्वारा। साथ में ये इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन द फॉर्म ऑफ विजिलेंस कमेटीज।
और उसके बाद स्टेट की गवर्नमेंट जो है यहाँ पे या यूनियन टेरिटरीज जो हैं ये कन्फर कर सकती हैं ऑन एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, यहाँ पे पावर दे सकती हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इनके फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आती है 3 pronged स्ट्रैटेजी फॉर अबोल्यूशन ऑफ बॉन्डेड लेबर बाय सेंटर। तो क्या है 3 pronged स्ट्रैटेजी, समझते हैं। समझ लीजिए हम 3 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। हालांकि चार्ट दिया हुआ है आपकी मैगजीन के अंदर, चेक कर लीजिएगा, आप फॉरवर्ड कर दिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में। देखिए ये जो BLSA है, ठीक है, बॉन्डेड लेबर एबोल्यूशन एक्ट 1976 वाला, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पे एम्पावर करता है कि आप पावर्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो है वो निभा सकते हो ऑफ फर्स्ट या सेकंड क्लास के फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के लिए। दूसरी बात यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ पे क्या कहता है कि विजिलेंस कमेटीज एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल लेवल्स, ताकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करें, रिहैबिलिटेट करें बॉन्डेड लेबर को। ठीक है, जो समझे जाने कौन है, उसके बाद उनको रीसेटल करा जाए। उसके बाद तीसरा जो यहाँ पे आती है स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट 10,000 ईच जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं रिहैबिलिटेशन के लिए। इतनी बात समझ गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर की बात करेंगे। तो रिसेंटली हुआ क्या है कि डोमेस्टिक वर्कर्स लेकर आए हैं एक मैनिफेस्टो, जिसमें डिमांड कर रहे हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड डोमेस्टिक वर्कर्स एंड नेशनल लेजिस्लेशन के बारे में। अभी क्या है, कोविड-19 के चलते बहुत सारे ऐसे वर्कर्स रहे जिनको उनकी अर्निंग्स नहीं मिल पाई, उनको मना कर दिया गया कि भई हम आपको नहीं देंगे सैलरी, या आप कह लो कि भई जितना उनको ज़रूरत थी उनको पैसा नहीं मिला, और राइटफुल एक्सेस इन्फॉर्मेशन की वायरस के बारे में उनको इसके बारे में भी जानकारी सही से नहीं मिली, हेल्थ केयर सर्विसेज भी उनको नहीं मिल पाई, और एटलीस्ट 85% जो वर्कर्स हैं इनको एटलीस्ट अपनी वेजेस भी नहीं मिली है। तो आपने अपने आस-पास ही देखा होगा बेचारों के साथ बड़ी ही ज़्यादा ज़्यादती हुई। उसके साथ यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डोमेस्टिक वर्क क्या होता है, समझिए। डोमेस्टिक वर्क एक कोई ऐसा हाउस वर्क हुआ, जैसे कि झाड़ू लगाना, खाना बनाना, बच्चों की केयर करना, या ऐसा कोई का भी काम करना जिसे कैरी करा जाता है फॉर एन एम्प्लॉयर फॉर रेम्यूनरेशन, मतलब घर के अंदर जो भी काम वगैरह है और उसके बदले उनको कुछ पैसा मिलता है। ये अच्छा खासा लाइवलीहुड सोर्स है उन औरतों के लिए जो पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब इलिटरेट औरतें हैं या जिनके पास बहुत ही कम एजुकेशन है। तो आपने देखा होगा कि आपकी बेचारी काम वाली जो होगी उसकी 7वीं 8वीं पढ़ी होगी, लेकिन अब उसके आगे वो नहीं पढ़ पाई, तो ये झाड़ू पोछा कर रही है। तो आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हिसाब से, NSSO के हिसाब से 2011-12 के यहाँ पे करीब, मैं आपको बताऊं कि भाई 37.4 मिलियन ऐसे होम बेस्ड वर्कर्स हैं इंडिया के अंदर। और होम बेस्ड वर्कर्स के रेफरेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कोई भी लॉ हमारे देश के अंदर है ही नहीं जो उनको सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता हो। कोई ऐसा लॉ नहीं हमारे देश के अंदर, ठीक है, या मिनिमम वेज देता हो, या उनके कुछ मैक्सिमम नंबर वर्किंग आवर्स के होंगे ये फिक्स करता हो। ऐसा हमारे यहाँ कोई होम बेस्ड वर्कर्स के लिए लॉ है ही नहीं। अच्छा, कुछ कदम सरकार ने उठाए हैं, वो जानते हैं क्या है। देखिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये कि 2008 का था, और साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडर्सल एक्ट 2013 का, ये सरकार लेकर आई थी। साथ में केरला की, महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की ये जो सरकारें हैं, इन्होंने यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड्स बनाया है इन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, जो यहाँ पे वेलफेयर बेनिफिट्स पा पाएंगे अपने आप को अगर वो इस बोर्ड के अंदर रजिस्टर करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं हमारी पूरी के पूरे वर्कर और बॉन्डेड लेबर को लेके। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है अर्बन पुअर के बारे में। जानते हैं ये बात क्या है, न्यूज़ में क्यों रही है। देखिए, द डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऑन अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स, जैसे कि इंक्लूडिंग देयर माइग्रेशन फ्रॉम सिटीज टू देयर नेटिव प्लेसेस, बॉट इनटू फोकस द इशू ऑफ अर्बन पुअर। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से बुरा इम्पैक्ट पड़ा, अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा इस पैंडमिक का, है ना। जो इनफॉर्मल वर्कर्स थे, जो कहीं पे फॉर्मल जॉब नहीं करते थे, कहीं पे भाई शहर के अंदर आए थे काम ढूंढा, कहीं पे काम कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जो पैंडमिक आया, इससे लॉकडाउन लगा, बेचारे क्या करते। तो आपने देखा कि हज़ारों लाखों की मात्रा में वो लोग वहाँ से जो है अपने अपने घरों में की तरफ जाने लग गए। तो इससे एक बात हमारे सामने आई कि भैया इश्यूज जो अर्बन पुअर के हैं वो सामने इससे निकल के आते हैं। अब अर्बन पुअर इंडिया के अंदर क्या है ये समझते हैं। देखो भाई, इंडिया का जो अर्बन पॉपुलेशन है वो आप देख रहे हो कि सब भाग भाग के गाँव से आ रहे हैं शहर में काम के लिए। तो इसकी जो अर्बन पॉपुलेशन हमारे इंडिया की, वो यहाँ पे बहुत तेज़ी से लास्ट सेंचुरी में बढ़ गई
गई है। ये पहले 25 मिलियन थी 1901 में, 1901 में, और ये बढ़ के मालूम है कितनी हो गई, 377 मिलियन हो गई 2011 में, जिसमें आप कह लो कि 31.2% जो टोटल पॉपुलेशन का है हमारे देश के अंदर, वो अर्बन मतलब यहाँ पे शहरों में रह रही है। सेंसस जो हमारा 2011 का है, उसकी जनगणना के हिसाब से भाई 17.7, मतलब यहाँ पे 17.7% जो कि अर्बन पॉपुलेशन का है, इसके अंदर करीब 65 मिलियन लोग जो हैं वो स्लम एरिया में रहते हैं। ये दिक्कत है, दिक्कत कहीं और नहीं है। शहरीकरण होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये लोग आते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती नहीं है, तो ये स्लम एरिया में रहते हैं, और ये रीज़न है कि ये स्लम्स और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स वगैरह ये मजबूत बनाते हैं राइट टू लाइफ को, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है। तो ऐसी सरकार लेकर आती है एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम्स को कि भैया यहाँ पे उसके अंदर रोजगार प्रोवाइड होगा आपको, और इससे आपकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ा अच्छे से कटेगी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, जैसे ये एक नोडल एजेंसी है सेंटर के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल है अर्बन पुअर को डेवलप करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे कुछ चार्ट वगैरह भी है जो दिखा देता है, क्लियर है। आगे बात करेंगे भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशंस फॉर द अर्बन पुअर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इस चार्ट के थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हो। हाउसिंग वल्नरेबिलिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इनके थ्रू भाई ये है कि प्रोवाइड कर रहे हैं लोग घर वगैरह। दूसरा क्या है, अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, डेवलपिंग ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ARHCs के थ्रू। तो ये भाई इसकी दिक्कतें हैं जो सरकार पूरी दूर करने की कोशिश कर रही है, घरों की दिक्कतें जो हैं इन गरीबों के लिए। उसके बाद इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी अगर हम देखें तो सरकार कैसे क्या कर रही है, क्या जो है सरकार ने करा है, जैसे कि दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन लेकर आई सरकार इसके लिए। साथ में स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट भी लेकर आई 2014 का इसके लिए। और सोशल वेल्नेरेबिलिटी ना हो भैया, सोशली उनको कोई रिस्क ना हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेकर आई, अटल पेंशन योजना लेकर आई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन लेकर आई, साथ में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना लेकर आई। ये सारी स्कीम्स हम डिस्कस करते रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। जानते हैं ये माइग्रेंट वर्कर्स क्यों न्यूज़ में रहे, कोविड के चलते देखिए रहे ही हैं। अब यहाँ समझिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ये यहाँ पे हैड सॉट सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन इन माइग्रेंट्स क्राइसिस। इन्होंने कहा कि भैया सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ देखो समझो, ये माइग्रेंट क्राइसिस में ज़रा अपना हस्तक्षेप करिए थोड़ा बहुत। क्या मेजर सजेस्ट करेगा, समझिए, इंसर्ट स्पेशल प्रोविजन टू इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 के अंदर क्या करो कि कुछ स्पेशल प्रोविजन डालो, और ये स्पेशल प्रोविजन इस एक्ट के अंदर डील करेगी कि जैसे इमरजेंसी सिचुएशन कोई हो जाए, कोई इमरजेंसी आ रही है, जैसे कोविड-19 आ गया या कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ गए, तो भैया उस टाइम पे कैसे क्या होगा, तो ऐसी प्रोविजन आप कुछ स्पेशल प्रोविजन डालो उस टाइम पे। और मैक्सिमम बेनिफिट जो माइग्रेंट वर्कर को एक्सटेंड करा जाए एज प्रोवाइडेड अंडर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेनिफिट है उसे भी बढ़ाया जाए, यहाँ उसे भी बढ़ाया जाए माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो अभी दिया जा रहा है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के अंदर, ये और ज़्यादा बेनिफिट्स को बढ़ाया जाए इसके अंदर। अब देखिए, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979, जिसके बारे में मैंने बताया इतना लंबा चौड़ा ऊपर, ये एक्ट है क्या, ये एक्ट देखिए लेकर आया गया था इसलिए ताकि जो एम्प्लॉयमेंट होता है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर का, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब जाते हैं लोग काम करने के लिए, वो उन्हें काम मिल सके, साथ में अच्छी कंडीशन हो एम्प्लॉयमेंट की, है ना, और ऐसी बहुत सारी वर्किंग कंडीशन बढ़िया हो, पैसे बढ़िया हो, ये सारी बातें। दूसरी बात, ये पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस का जो है ये प्रोवाइड करता है, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस को सिमिलर टू द अदर वर्कमैन, जर्नी अलाउंस, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस वगैरह, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन मतलब रहने के लिए जगह दी जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएंगी, साथ में प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वगैरह जो भी ज़रूरत होती है एक इंसान को, वो सब दिया जाएगा इसके अंदर। तीसरे नंबर पे ये कहता है कि भाई सारे एस्टेब्लिशमेंट जो भी ऐसी जगहें हैं जो यहाँ पे इंटर स्टेट माइग्रेंट को हायर कर रही हैं, वो ऐसी सारी जगहें, सारे एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्ट्रैक्टर्स जो ऐसे वर्करमैन को रिक्रूट करते हैं अपने पास काम करवाने के लिए, उनके पास भी लाइसेंस होना चाहिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, कि मान लो ऐसा है कि कोई भैया बिल्डर है, वो वर्कर्स को यहाँ पे जो है अपने यहाँ काम करवाता है, तो इस ऐसे बंदे के पास में एक अप्रोप्रिएट लाइसेंस होना चाहिए जो सरकार के द्वारा दिया गया हो। कॉन्ट्रैक्टर्स को ये है कि
आप डिटेल्स दीजिए सारे वर्कमैन की जो आपके अंदर काम कर रहे हैं, उन सारे के सारे जो मज़दूर हैं, उन मतलब वर्कमैन हैं, उन सब की यहाँ पे डिटेल्स आपको रेलेवेंट अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। साथ में कॉन्ट्रैक्टर को ये भी जो है इंश्योर कराना पड़ेगा कि रेगुलर पेमेंट उन लोगों को मिलनी चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा तरीके उनको घर दिया जाए, उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाए, साथ में अच्छे कपड़े दिए जाएँ, वहाँ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हो वर्कमैन के लिए। तो इतनी बातें यहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, इस चार्ट के थ्रू हम चीज़ें को और समझते हैं। कुछ दूसरे इनिशिएटिव जो लिए गए हैं इन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, यहाँ समझते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट पॉलिसी इंडेक्स IMPX क्या है? रिलीज करी गई है इंडिया माइग्रेशन नाउ, मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके थ्रू करी गई है। और इस रैंक करती है, कंपेयर करती है सारी ही स्टेट्स को उनके माइग्रेंट इंटीग्रेशन पॉलिसीज के बेसिस पे ये रैंक करती है स्टेट्स को। साथ में एग्जामिन करती है पॉलिसी एरिया, जैसे कि चाइल्ड राइट्स क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग, पॉलिटिकल इंक्लूजन, सब सारे के सारे जो एरियाज हैं, इन सारे एरियाज को प्रॉपर एग्जामिन करती है। दूसरी आती है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, NMIS के बारे में। देखिए डेवलप करा जाता है इसको, नेशनल डेवलप किया गया है इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के द्वारा। साथ में ये एक सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी है, मतलब यहाँ पे आपको सारे माइग्रेंट वर्कर की सब कुछ डिटेल मिलेगी, है ना, ताकि यहाँ पे क्या हो कि भाई आराम से ये मूव कर पाए अक्रॉस दी स्टेट। ये मदद करती है कि इंटर स्टेट कम्युनिकेशन और बढ़िया, कोऑर्डिनेशन और बढ़िया से हो, क्योंकि डेटा इनके पास सारा का सारा है। उसके साथ में ये एडिशनल एडवांटेज देती है, जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हो गया, है ना, ये फ़ायदेमंद में रह सकता है, ये अच्छा है ओवरऑल कोविड-19 के रिस्पॉन्स देने के लिए। भाई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा भई कोविड-19 के चलते भी लोगों को बचाया जा सकेगा। और उसके बाद नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, NDUW, ये क्या है? देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेटअप कहा कि भई आप सेटअप करेंगे हम NDUW, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को। और ये पहला इस तरह का कोई नेशनल डेटाबेस होगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के लिए, जिसमें आपका माइग्रेंट वर्कर को भी इंक्लूड करेगा। एम ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, साथ में सरकार के लिए, जहाँ पे स्पेसिफिक जो भी सरकारी द्वारा प्रोग्राम लाए जाते हैं, तो ऐसे लेबर्स के लिए वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकें। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने यहाँ पे इन्वेसाज करा है डेवलपमेंट NDUW का, सीडेड विद आधार। उसके साथ यहाँ पे बात करें तो हेल्प, जो हेल्प वर्कर्स हैं वो शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन अपनी स्किल्स के बारे में, और बदले में क्या होगा, ये इनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा एम्प्लॉयर्स के लिए कि भैया हमें क्या आदमी चाहिए, हम अडॉप्ट कर, मतलब जो एम्प्लॉय कर लेंगे। भाई बात बताओ कि अगर आप अपने CV जो है रखोगे, है ना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आपका बायोडाटा है, जिस बंदे को जैसा भी चाहिए वो उस हिसाब से वर्कर्स को हायर करता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो हेल्प करेगा वर्कर्स को कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ये शेयर कर देंगे, है ना, कि क्या इनके अंदर स्किल्स हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या बातें हैं, क्या अच्छा है इनके अंदर। और बदले में क्या होगा कि एम्प्लॉयर्स जानेंगे कि हाँ, मदद करेगा एम्प्लॉयर्स को भी कि ठीक है हमको ऐसे ही चाहिए यहाँ पे बंदा। उसके साथ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट है जो 2008 का, ये सब पहला था जिसने कहा था कि भाई हर एक जो वर्कर है उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इसको यहाँ पे एक स्मार्ट ID कार्ड देना चाहिए हर एक वर्कर को। चलिए बात और आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, उसके बारे में क्या है ये थोड़ा गौर समझते हैं। देखिए सोशल सिक्योरिटी देता है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सारे ही जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको, जिसमें कि आपका डोमेस्टिक वर्कर्स भी आते हैं, सबको ये सोशल सिक्योरिटी देता है। ये प्रोवाइड करता है फॉर्मुलेशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी, ठीक है, जैसे आपका लाइफ और डिसेबिलिटी कवर देता है, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट देता है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन देता है, सब कुछ ये देता है। साथ में स्टेट की गवर्नमेंट ये इनको भैया ये कंपलसरी होता है इस एक्ट के अंदर कि आप कुछ अच्छी बढ़िया वेलफेयर स्कीम बनाइए, ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स हैं उनके लिए बनाइए, उनके लिए मददगार हो, जिसमें आपका डोमेस्टिक वर्कर्स भी आते हैं कुछ मैटर्स पे, जैसे कि लाइफ और डिसेबिलिटी कवर के मैटर पे आप स्कीम लाइए, हेल्थ और मैटरनिटी बेनिफिट आप उनको दीजिए, ओल्ड एज प्रोटेक्शन आप उनको दीजिए, प्रोविडेंट फंड वगैरह से रिलेटेड कुछ लेकर आइए, साथ में एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट्स, हाउसिंग दीजिए, आप एजुकेशन स्कीम्स लेकर आइए बच्चों के लिए, फिर आप स्किल कैसे उनकी बढ़ाई जा सकती है वर्कर्स की, तो स्किल अपग्रेडेशन करिए वर्कर्स का। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे ये एक्ट इनसे कहता है।
तो इसके साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट. सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल Surfires, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description box. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page Surfires and watch these videos there. And also, if you want to go for one daily reel question for Instagram, just follow us on Instagram. And also, if you want to enjoy the various perks and uh, support me in my work, also just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.